नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं बात तो चुभेगी। पुराना गीत है, एक अकेला थक जाए तो मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। इस समय देश की सत्ता से भाजपा को बाहर करने के मिशन पर निकले विपक्षी दलों की हालत कुछ ऐसी ही है। आज 15 भाजपा विरोधी दलों ने मिलकर एक दूसरे की तरफ सहयोग का हाथ बढ़ाने की शुरुआत की। विपक्षी दलों का यह महामिलन पटना में हुआ, उसी पटना में जो चाणक्य की धरती है। अब भाजपा के विजय रथ को रोकने के लिए विपक्षी दलों ने तय किया है कि 2024 के चुनाव में साथ मिलकर लड़ेंगे। चुनावी चक्रव्यूह को गढ़ने में आज तमाम विपक्षी महारथी साथ दिखाई दिए। सबने मिलकर भाजपा को अब तक का सबसे चुभने वाला सियासी ट्रेलर दिखाया है। विरोधी दलों की पहली बैठक एक बड़ा संकेत देने के लिए थी और संदेश यह है कि भाजपा के खिलाफ एक अखिल भारतीय महागठबंधन मुमकिन है। बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए बात तो चुभेगी। पटना पर आज पूरे देश की नजरें टिकी थीं। यहां से जिस संदेश की उम्मीद की जा रही थी वो सामने आ गया। भाजपा के खिलाफ 15 विपक्षी दलों के नेता दल बल के साथ पटना पहुंचे थे। इसमें नीतीश कुमार और उनके साथ साथ कुल 6 राज्यों के मुख्यमंत्री भी थे। कांग्रेस के, टीएमसी जैसे घोर विरोधी दल भी साथ बैठे और कई राज्यों के भाजपा विरोधी दलों के नेताओं ने आपसी मतभेद भुलाकर एक मेज पर बैठक में हिस्सा लिया। सबने मिलकर तय किया कि भाजपा को हर हाल में सत्ता से हटा देना है और इसके लिए साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। यह शुरुआती बैठक थी। अब जुलाई में दूसरी बैठक शिमला में होगी। इसमें साथ चुनाव लड़ने का साझा एजेंडा तय हो सकता है। पटना में यह चुनावी सियासत का मेगा शो है। चाणक्य की धरती पर विपक्ष की सबसे मजबूत हुंकार है। 15 विपक्षी दलों के नेता एक छत के नीचे जुटे। नीतीश कुमार की अगुवाई में भाजपा को हटाने पर महामंथन हुआ। भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए एकजुट होने को जरूरी बताया गया। एक साथ चलने की सहमति हुई है और उसके बाद अगली मीटिंग कुछ ही दिनों के बाद सब पार्टियों की एक और की जाएगी ताकि उसमें आगे का जो कुछ भी होता है, जो एक साथ तो चुनाव लड़ने के बारे में आज एक सहमति हो ही गई है और सब तरह का सहमति हुआ है। विपक्षी दलों ने ऐलान किया कि भाजपा को सत्ता में वापस आने से रोकने के लिए फॉर्मूला तय कर लिया गया है। अगर ये चुनाव में फिर वो लोग आ जाए तानाशाही गवर्नमेंट, तो नेक्स्ट देश में चुनाव ही नहीं होगा। इसी के लिए हम लोगों ने 3 चीज पे जोर दिया है। एक, वी आर यूनाइटेड। 2, वी विल फाइट टुगेदर। 3, नेक्स्ट मीटिंग शिमला में होगा। 4, जो भी पॉलिटिकल वेंडेटा बीजेपी ले आएगा, हम लोग एक साथ में एक कट्टर लड़ाई करेंगे। मैंने मीटिंग में भी कहा, यह विचारधारा की लड़ाई है और इसमें हम सब एक साथ खड़े हैं। ये बोलेंगे आप? हम में जरूर थोड़ी डिफरेंसेस होंगी, मगर हमने ये निर्णय लिया है कि हम एक साथ काम करेंगे, फ्लेक्सिबिलिटी के साथ काम करेंगे। बैठक में जेडीयू की तरफ से नीतीश कुमार और ललन सिंह, कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी और पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे मौजूद थे। आरजेडी के मुखिया लालू यादव, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी इसमें शिरकत की। पटना का संदेश यही है आज के कार्यक्रम का कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के, और देश को बचाने का, देश की जनता को, और देश कैसे आगे बढ़े उस दिशा में लगातार हम लोग मिलकर के काम करेंगे। यही संदेश है। बैठक में टीएमसी अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार और सुप्रिया सुले और शिवसेना से उद्धव ठाकरे के साथ ही उनके बेटे आदित्य ठाकरे भी मौजूद थे। इसके साथ ही आप के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान, झारखंड के मुख्यमंत्री और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष हेमंत सोरेन, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती,
नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, सीपीएम के सीताराम येचुरी, सीपीआई के डी राजा और सीपीआई एमएल के दीपांकर भट्टाचार्य ने भी इस महाबैठक में शिरकत की। तमाम नेताओं की जुबान पर एक ही बात थी और वो था 24 की चुनावी लड़ाई में भाजपा को सत्ता से हटाना। और आज जो बैठक हुई देश भर के नेताओं का, बहुत खोल करके सभी लोगों ने अपने इरादा को रखा है, एक होकर के लड़ना है। हमेशा ये कहा जाता है कि विपक्ष की एकता होगी कि नहीं होगी। मैं तो अपने आप को विपक्ष तो मानता ही नहीं हूँ। हाँ, विपक्ष जरूर जो भी देशद्रोही है और जो भी देश में तानाशाही लाना चाहते हैं उसके विरोध में हम रहेंगे, जरूर रहेंगे। और आज से शुरुआत हुई है। यहाँ जो मिलकर काम करने का तय किया है, इससे हमारा एक नया रास्ता दिखाने का काम शुरू हुआ है। अब मुझे पूरा विश्वास है देश की जनता उसका समर्थन करेगी। जिस गांधी के मुल्क, जिस जवाहरलाल नेहरू के मुल्क के साथ हमने हाथ मिलाया है जम्मू कश्मीर में, वो आइडिया ऑफ इंडिया है, वो जहाँ गंगा जमुना तहजीब है। तो आज जब हम देख रहे हैं कि जिस तरह मुल्क के अंदर लोगों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है, खासकर जो माइनॉरिटीज़ हैं, तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम गांधी के मुल्क को गोडसे का मुल्क बनने नहीं देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि विपक्ष की इस बैठक के बाद चुनाव लड़ने का एक साझा एजेंडा तैयार किया जा रहा है। अब जुलाई में 10 या 12 तारीख को शिमला में विपक्ष की बड़ी बैठक होगी। चुनाव लड़ने की एक कॉमन एजेंडा तैयार कर रहे हैं और हम 10 या 12 तारीख को फिर शिमला में हम वहां फिर मिल रहे हैं। साफ है कि विपक्ष का मिशन अब कॉमन मिनिमम एजेंडे के आधार पर चुनाव लड़ने का है, जिससे भाजपा की देश भर में मोर्चाबंदी की जा सके। उधर भाजपा ने नरेंद्र मोदी को बाकी तमाम विपक्षी नेताओं पर भारी बताया है। सभी प्रधानमंत्री के दावेदार हैं, कुछ की इच्छा बाहर है, कुछ की इच्छा अंदर है। क्या नीतीश बाबू, क्या अरविंद केजरीवाल अपना एजेंडा चला रहे हैं? क्या राहुल गांधी तो वहीं है बैठे हुए पर्दे के पीछे? शरद पवार जी हैं और ममता जी हैं। तो देखो, ये स्वार्थी राजनीतिक तत्वों का 2 कारणों से जमावड़ा है: नरेंद्र मोदी जी का विरोध और अपनी कुर्सी को आगे बढ़ाना। साफ है कि अब विपक्ष की इस बड़ी मोर्चाबंदी की काट तलाशना भाजपा के लिए किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। और विपक्षी दलों की महाबैठक के बीच लालू यादव के एक बयान से माहौल में हंसी की फुलझड़ियां छूटने लगी। बयान कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर था। लालू यादव ने विपक्ष की बैठक के बाद हो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को शादी करने की नसीहत दे डाली। लालू ने कहा कि राहुल जी, आपको शादी कर लेनी चाहिए थी, अभी भी समय गया नहीं है, शादी करिए और हम सबको बारात ले चलिए। ये कहते ही ठहाके गूंज उठे। राहुल भी मुस्कुराए बिना रह नहीं पाए। शादी करिए, बात मानिए। हमें हमको बात में कहते तो हो जाए। माहौल गंभीर था। भाजपा को सत्ता से हटाने के लिए लालू यादव समेत विपक्ष के 15 दलों के नेता एक साथ बैठे थे। मीटिंग के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस का मौका था और इसमें लालू यादव ने अचानक राहुल गांधी को जल्द शादी करने की नसीहत दे डाली। बात तो हम लोग आप सलाह माने नहीं, बिया नहीं किया, शादी कर लेना चाहिए था। और अभी भी समय गया, बीता नहीं है, शादी करिए और हम लोग बराती चले। लालू के इतना कहते ही यहाँ ठहाके गूंज उठे, लेकिन लालू यादव यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, एकदम पक्का करना पड़ेगा। मम्मी आपकी बोलती थी कि आप हमारा बात नहीं मानता, शादी करवाइए आप। लालू यादव लंबे समय बाद सियासी तौर पर सक्रिय अंदाज में नजर आए। उन्होंने कहा कि अब मैं पूरी तरह फिट हूं और भाजपा के खिलाफ सबके साथ मिलकर लड़ाई लड़ने को तैयार हूं। बहुत दिन के बाद आप लोगों से इलाज के बाद बात हो रही है, प्रेस को संबोधित कर रहे हैं।
अब पूरी तरह से फिट हो गए हैं। अब बढ़िया से फिट कर दे रहा है नरेंद्र मोदी भाजपा को। और आज जो बैठक हुई देश भर के नेताओं का, बहुत खोल करके सभी लोगों ने अपने इरादा को रखा है और ये तय हुआ है कि शिमला में अगली बैठक होगी। पिछले साल दिसंबर में लालू यादव की सिंगापुर के एक अस्पताल में सर्जरी हुई थी। उनका किडनी ट्रांसप्लांट किया गया था। इसके बाद से लालू यादव डॉक्टरों की निगरानी में लंबे समय तक रहे। अब लालू एक बार फिर सियासी तौर पर सक्रिय हो चुके हैं और फिर से अपने बयानों की फुलझड़ी से सियासत को नई धार दे रहे हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। इधर समाजवादी सियासत आज एक नए मोड़ पर पहुंच गई। अखिलेश यादव का कांग्रेस की मौजूदगी वाली बैठक में शिरकत करना और तमाम विपक्षी दलों के साथ मिलकर चुनाव लड़ने पर हामी भरने से यूपी की राजनीति में चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया। विपक्षी दलों की सामूहिक सहमति में एक सुर उनका भी था। यानी अब यह साफ है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता 2024 में भाजपा के खिलाफ एक मंच पर दिख सकते हैं। अब तक इससे अखिलेश परहेज कर रहे थे, लेकिन नीतीश और लालू जैसे समाजवादी नेताओं की अगुवाई में आगे बढ़ रही नई सियासत से वे अब खुद को किनारे रखने को तैयार नहीं। पुराने गिले शिकवे एक तरफ और नई सियासी साझेदारी एक तरफ। जी हां, समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने पटना में विपक्षी दलों की महाबैठक के बाद जो भी कहा, उसका साफ इशारा यही है कि वे कांग्रेस समेत तमाम विरोधी दलों के अखिल भारतीय एजेंडे के साथ खड़े हैं। आज केवल दल यहाँ नहीं बल्कि देश के लोग, देश के नेता मिल रहे हैं। पटना का संदेश यही है आज के कार्यक्रम का कि हम सब लोग मिलकर के काम करेंगे, मिलकर के और देश को बचाने का, देश की जनता को और देश कैसे आगे बढ़े उस दिशा में लगातार हम लोग मिलकर के काम करेंगे, यही संदेश है। अखिलेश ने कहा कि पटना का संदेश साफ है कि तमाम विपक्षी दल भाजपा के खिलाफ एकजुट हों। अखिलेश ने ये बात कह तो दी, लेकिन उत्तर प्रदेश में ही तमाम विपक्षी दल एकजुट नजर नहीं आते। मायावती की पार्टी बसपा के साथ सपा का 36 का नाता है। इस वक्त स्थिति ये है कि समाजवादी पार्टी बसपा का वोट बैंक ध्वस्त करने के लिए पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक कार्ड चल चुकी है और बसपा इसका जवाब देने के लिए आर पार के मूड में है। इसके लिए खुद मायावती ने बैठक कर कार्यकर्ताओं और नेताओं की कमान कसी है। समाजवादी पार्टी मुसलमान का ना भला कर सकती है, ना समाजवादी पार्टी के अंदर मुसलमान रह करके चुनाव जीत सकता है। उत्तर प्रदेश में केवल और केवल बहुजन समाज पार्टी विकल्प है मुसलमान के लिए। अगर ईमानदारी के साथ भाजपा के साथ आपको वैचारिक जंग को जीतना है तो कोई आपका विकल्प नहीं है बहुजन समाज पार्टी का। सहारनपुर इसका उदाहरण है। दूसरी तरफ कांग्रेस और सपा के बीच भी रिश्ते ठीक नहीं। पिछले दिनों राहुल गांधी ने सपा की राष्ट्रीय सोच पर तंज किया था और कहा था कि राष्ट्रीय सोच सिर्फ कांग्रेस के पास है। इस पर अखिलेश का भी चुभने वाला पलटवार सामने आया था। पटना में अखिलेश की मौजूदगी में राहुल गांधी ने अगली बैठक में शिमला में मिलने की बात कही। इस पर तमाम दल सहमत हैं। ऐसे में अब सबकी नजरें जुलाई में होने वाली विपक्षी दलों की महाबैठक पर रहेंगी। दूसरी तरफ भाजपा कह रही है कि तमाम विपक्षी दल स्वार्थ में डूबे हैं और उनका साथ आना मुमकिन नहीं। ये हास्यास्पद है कि आज कांग्रेस की छत्र छाया में कुछ ऐसे नेता एकत्रित होंगे जिन्होंने आपातकाल के समय में लोकतंत्र की हत्या का नजारा स्वयं देखा। यह हास्यास्पद है कि एकजुट होंगे वो लोग जो राष्ट्र को ये संकेत देना चाहते हैं कि उनकी स्वयं की क्षमता मोदी जी के सामने विफल है। मैं विशेषतः कांग्रेस पार्टी का आभार व्यक्त करती हूं
कि उन्होंने सार्वजनिक तौर पर यह घोषित कर दिया कि कांग्रेस नरेंद्र मोदी को हराने में अकेले नाकाम है, उन्हें सहारे की जरूरत है। विपक्षी दल हैं वो तो आएंगे ही, लेकिन विपक्षी दल में भी आधे दर्जन लोग नहीं आए, और जो आए इसलिए कहा कि दिल मिले न मिले हाथ जरूर मिलाएंगे। तो इसलिए ये विपक्षी एकता जो है, जो पहले से जहाँ एकता है, जैसे बिहार में एकता है तो वहाँ है विपक्षी एकता, लेकिन क्या बंगाल में, क्या पंजाब में, क्या यूपी में एकता तो वहाँ ना विषय है। तमिलनाडु में क्या एकता की जरूरत है, वहाँ तो ऑलरेडी एकता है, वहाँ तो कांग्रेस के साथ उनका अलायंस है। तो एकता की तो आवश्यकता यहाँ पर है ना। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कोई एकता की आवश्यकता नहीं है। तो जिन राज्यों में विपक्षी एकता की आवश्यकता है वहाँ क्या अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी, केसीआर ये क्या एक हो पाएंगे? सवाल साफ है कि आने वाले दिनों में अब चुभने वाली सियासत का नया दौर समाजवादी पार्टी की यूपी की रणनीति को भी प्रभावित करेगा और महाप्रयोग के लिए जाने जाने वाले अखिलेश नया कार्ड भी चल सकते हैं। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपी बोर्ड ने अपने पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया है। यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में किए गए इस बदलाव के तहत छात्र छात्राएं अब सावरकर के साथ साथ भाजपा के संस्थापक सदस्य रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय समेत 50 महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ेंगे। इसके अलावा जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जैन, महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय, अरविंद घोष, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय, सरोजनी नायडू और नाना साहेब की जीवन गाथा भी छात्र छात्राएं पढ़ेंगे। यूपी बोर्ड ने अपने सिलेबस में ऐसा बदलाव किया है जो आने वाले दिनों में सियासी संग्राम पैदा कर सकता है। दरअसल छात्र छात्राएं अब तमाम ऐसे महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों की जीवन गाथा पढ़ेंगे जो अब तक यूपी बोर्ड के सिलेबस में शामिल नहीं थी, लेकिन पाठ्यक्रम में एक ऐसी शख्सियत का नाम भी जोड़ा है जो विवाद बढ़ा सकता है। ये नाम है विनायक दामोदर सावरकर का। यानी जुलाई से बच्चे नई क्लास में जाएंगे और टीचर उन्हें नए नए पाठ पढ़ाएंगे। बड़ी बात यह भी है कि जितनी भी शख्सियतों के बारे में बच्चों को पढ़ाया जाएगा उसमें उन्हें पास होना भी जरूरी है। हालांकि इसके नंबर हाई स्कूल और इंटर की मार्कशीट में शामिल नहीं किए जाएंगे। उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनका जीवन हमारे बच्चों को पढ़ाया जाए, उससे देश भक्ति उनको सीखने को मिलेगी, तो इस पर किसी को आपत्ति नहीं करना चाहिए। मैं तो पूरे देश के संदर्भ में कहना चाहता हूँ, ऐसे इतने महापुरुष जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए किसी भी प्रकार का योगदान किया है, उन सबके जीवन को पाठ्यक्रमों में सम्मिलित करना चाहिए और इसमें किसी भी राजनीतिक दलों को इन पर आपत्ति नहीं होना चाहिए। मैं तो कई बार चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में जाता हूँ, मुझे बड़ा दुख होता है। ऐसे महान क्रांतिकारियों के कार्यक्रमों में 500 लोग भी नहीं इकट्ठा होते, लेकिन अन्य कोई कार्यक्रम हो वहाँ पर हजारों लोग इकट्ठा हो जाते। ये वास्तव में देखा जाए, हमें वास्तव में श्रद्धांजलि देना चाहिए ऐसे महापुरुषों के प्रति जिनके कार्य से देश आज़ाद हुआ है। दरअसल पाठ्यक्रम में बदलाव के लिए इन नामों को लेकर यूपी बोर्ड में लंबे समय से कवायद चल रही थी। यूपी बोर्ड के विषय विशेषज्ञों की ओर से इन नामों की सूची शासन को भेजी गई थी, जिस पर अब शासन की भी मुहर लग गई है। इसके बाद यूपी बोर्ड की वेबसाइट पर पाठ्यक्रम में इन नामों को शामिल करते हुए उसे जारी कर दिया गया है। हमारी आस्था, परंपरा, हमारी संस्कृति को ध्यान में रखकर राज्य सरकार काम कर रही है और हम लोगों को जनता ने चुना है और हमारा जो कमिटमेंट है सरकार उसे पूरा करेगी। यूपी बोर्ड के 27,000 से ज्यादा राजकीय, सहायता प्राप्त और वित्त विहीन स्कूलों में कक्षा 9 से 12 तक के 1 करोड़ से ज्यादा छात्र छात्राएं इन शख्सियतों की जीवन गाथा पढ़ेंगे। यूपी बोर्ड का मानना है कि इन शख्सियतों की जीवन गाथा पढ़कर छात्र छात्राएं जहां देश के गौरवशाली इतिहास से रूबरू होंगे, वहीं उनके जीवन से प्रेरणा भी लेंगे। लेकिन कांग्रेस को सावरकर के नाम पर अभी से ऐतराज है। देखिए, अभी तक एपीजे अब्दुल कलाम जी जो पढ़कर महान हुए, वो मोदी और योगी जी की समझ में नहीं आ रहा है कि एपीजे अब्दुल कलाम जी
सावरकर को पढ़ के महान हुए, कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय को पढ़ के महान हुए, कि वीर अब्दुल हमीद या शहीद भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद को पढ़ के महान हुए, या विज्ञान की। सच बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार भी नौजवानों को झुंझुना पकड़ा रही है, और एक गांव में उसको कहते हैं लेवन चूस या चाशनी, जो पढ़ने लिखने की पद्धति होती है, उस पर नौजवानों को ब्रेन वॉश किया जा रहा है। कहीं न कहीं ये अपने हिस्ट्री को, अपने जो इनके इतिहास पुरुष हैं भाजपा के या आरएसएस के, उनको ले आकर एक बार पुनः ये लोग जीवित करना चाहते हैं भारतीय इतिहास में, अपने आप को जीवित रखना, क्योंकि इनकी आइडियोलॉजी कोई नहीं। यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में किए गए बदलाव के तहत कक्षा 9 के छात्र छात्राएं चंद्रशेखर आजाद, बिरसा मुंडा, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, गौतम बुद्ध, ज्योतिबा फूले, छत्रपति शिवाजी, विनायक दामोदर सावरकर, विनोबा भावे, श्रीनिवास रामानुजन और जगदीश चंद्र बोस की जीवन गाथा पढ़ेंगे। वहीं कक्षा 10 के छात्र छात्राएं मंगल पांडे, रोशन सिंह, सुखदेव, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, महात्मा गांधी, खुदीराम बोस और स्वामी विवेकानंद की जीवन गाथा पढ़ेंगे। जबकि कक्षा 11 के छात्र छात्राएं रामप्रसाद बिस्मिल, भगत सिंह, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय, महावीर जैन, पंडित मदन मोहन मालवीय, अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय, सरोजनी नायडू, नाना साहेब, महर्षि पतंजलि, शल्य चिकित्सक सुश्रुत और डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की जीवन गाथा पढ़ेंगे। वहीं 12वीं के छात्र छात्राएं रामकृष्ण परमहंस, गणेश शंकर विद्यार्थी, राजगुरु रविंद्रनाथ टैगोर, लाल बहादुर शास्त्री, रानी लक्ष्मीबाई, महाराणा प्रताप, बंकिम चंद्र चटर्जी आदि शंकराचार्य, गुरु नानक देव, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, रामानुजाचार्य, पाणिनि, आर्यभट्ट और सीवी रमन की जीवन गाथा पढ़ेंगे। इतिहास के पन्ने में दर्ज कुछ नामों को लेकर सियासत पहले से ही सुलगती रही है और यूपी बोर्ड के पाठ्यक्रम में हुए बदलाव ने इसे एक नई दिशा दे दी है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।